हेलो दोस्तों। मैं सुनील कुशवाहा स्वागत करता हूं आज फिर एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं ट्रिपल सी में बार बार पूछे जाने वाले टॉप 100 क्वेश्चन। इनमें वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आपके एग्जाम में भी पूछ जाएंगे। जैसा कि आप यहां से देख सकते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक होने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि टोटल क्वेश्चन आपके कितने होने वाले हैं। टोटल क्वेश्चन आपके यहां पर 100 होने वाले हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका 100, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखना है। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। आपके लिए मैं मैराथन लेने वाला हूं जो आपकी 2 तारीख को दिन रविवार को आने वाली है, तो उसको देखना ना भूलें। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कंप्यूटर क्या है। जो कंप्यूटर है वो क्या है। ऑप्शन नंबर ए एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ऑप्शन नंबर बी एक गणना यंत्र, ऑप्शन नंबर सी एक सॉफ्टवेयर एंड ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो कंप्यूटर क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कंप्यूटर के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी माउस और कीबोर्ड, ऑप्शन सी इंटरनेट और नेटवर्क एंड ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो कंप्यूटर के प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं। तो कंप्यूटर के प्रमुख घटक होते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। आपका ए ऑप्शन सही होगा, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है सीपीयू का पूरा नाम क्या है। सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है। तो सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है रैम। रैम का पूरा नाम क्या है। जो रैम होती है, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। आपको फुल फॉर्म विथ मीनिंग याद करके जानी है, क्योंकि ऐसे ही फुल फॉर्म आपके एग्जाम में भी सीधे सीधे देखने को मिलेंगी। तो रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है रोम का पूरा नाम क्या होता है। यहाँ पर रोम की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन ए सही होगा आपका। रोम की फुल फॉर्म क्या होती है। तो रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पर आपको रोम और रैम में कंफ्यूज नहीं होना है। रैम होती है, रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कंप्यूटर का ब्रेन कौन सा होता है। जो मिस कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, आखिर उसको किसको कहा जाता है कंप्यूटर का दिमाग। ऑप्शन नंबर ए सीपीयू, ऑप्शन नंबर बी रैम, ऑप्शन नंबर सी हार्ड डिस्क एंड ऑप्शन नंबर डी है मॉनिटर। तो पूछा गया है कि कंप्यूटर का ब्रेन कौन सा होता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कंप्यूटर का ब्रेन होता है सीपीयू। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है। तो सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है। जो कंप्यूटर है उसका सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है। ऑप्शन ए माउस, ऑप्शन बी सीपीयू, ऑप्शन सी कीबोर्ड एंड ऑप्शन नंबर डी मॉनिटर। तो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या होता है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। माउस क्या होता है, माउस एक इनपुट डिवाइस होती है, जैसे कि आपका माउस हो गया इनपुट डिवाइस, और कीबोर्ड ये दोनों इनपुट डिवाइस हैं। और मॉनिटर क्या है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। ऐसा ही पूछा जाता है कि आपका जो मॉनिटर होता है वो कौन सी डिवाइस है, इनपुट है या आउटपुट। तो मॉनिटर होती है आउटपुट डिवाइस। माउस और कीबोर्ड दोनों ही इनपुट डिवाइस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है। जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है उसका उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ऑप्शन नंबर बी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ऑप्शन नंबर सी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एंड ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द एबव मींस इनमें से कोई नहीं। तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण है ऑप्शन नंबर ए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसका मतलब होता है जैसे आप रिज्यूम बनाना चाहते हैं या लेटर लिखना चाहते हैं, एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं, तो आप किस में लिखेंगे,
MS वर्ड में लिखेंगे। यदि आप कोई शीट बनाना चाहते हैं, डेटा एंट्री काम करना चाहते हैं, तो आप किस में करेंगे? आप करेंगे एक्सेल में। पूछा गया था वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, तो आपका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है बिटकॉइन किस तकनीक पर आधारित है? जो बिटकॉइन है वो किस तकनीक पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए ब्लॉकचेन, ऑप्शन नंबर बी AI, ऑप्शन नंबर सी क्लाउड कंप्यूटिंग एंड ऑप्शन नंबर डी है IoT। पूछा गया है बिटकॉइन किस तकनीक पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका। बिटकॉइन है वो ब्लॉकचेन पर आधारित है। AI का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड IoT का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कंप्यूटर की भूतपूर्व अवस्था क्या थी? जो कंप्यूटर की पहले की अवस्था क्या थी, जो वर्तमान में समय चल रहा है, इससे पहली कंप्यूटर की क्या अवस्था थी? ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉनिक, ऑप्शन नंबर बी मैकेनिकल, ऑप्शन नंबर सी सॉफ्टवेयर एंड ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दी एबव, मीन्स इनमें से कोई नहीं। पूछा गया था कंप्यूटर की भूतपूर्व अवस्था क्या थी? तो कंप्यूटर की भूतपूर्व अवस्था थी मैकेनिकल। जो पहले कंप्यूटर थे वो मैकेनिकल कंप्यूटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कंप्यूटर का पहला उपकरण कौन सा था? जो कंप्यूटर का पहला उपकरण कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए प्रोसेसर, ऑप्शन नंबर बी ENIAC, ऑप्शन नंबर सी यूनिवैक या ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द एबव, मींस इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर का पहला उपकरण कौन सा था? तो कंप्यूटर का पहला उपकरण था आपका ENIAC। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है CPU के किस घटक को मस्तिष्क कहा जाता है? मीन जो CPU है उसके किस घटक को मस्तिष्क कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए ALU, ऑप्शन नंबर बी CU, ऑप्शन नंबर सी रैम एंड ऑप्शन नंबर डी है मेमोरी। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी CU। कंप्यूटर के किस घटक को मस्तिष्क कहा जाता है? तो कंप्यूटर की CU मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट को CPU को मस्तिष्क कहा जाता है। ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कंप्यूटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जो कंप्यूटर है आखिर उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है डेटा संग्रहण, ऑप्शन नंबर बी डेटा प्रोसेसिंग, ऑप्शन नंबर सी डेटा ट्रांसमिशन एंड ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। कंप्यूटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। जो कंप्यूटर का उपयोग सबके लिए होता है, डेटा संग्रहण के लिए भी होता है, डेटा प्रोसेस के लिए भी होता है और डेटा ट्रांसमिशन के लिए भी होता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कंप्यूटर का उपयोग इन सभी के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है USB का पूरा नाम क्या है? USB की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो USB की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। USB की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कंप्यूटर में इंटरनेट क्या है? जो कंप्यूटर है उसमें इंटरनेट क्या है? ऑप्शन नंबर ए एक सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन नंबर बी एक नेटवर्क है, ऑप्शन नंबर सी एक डेटा संग्रहण है या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा कंप्यूटर में इंटरनेट क्या है? तो कंप्यूटर में इंटरनेट एक नेटवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है ब्राउजर का क्या काम है? जो ब्राउजर है आखिर उसका क्या काम है? ऑप्शन नंबर ए है इंटरनेट पर वेबसाइट खोलना, ऑप्शन नंबर बी डेटा संग्रहण करना, ऑप्शन नंबर सी वीडियो देखना एंड ऑप्शन नंबर डी है सिस्टम सुरक्षा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इंटरनेट पर वेबसाइट खोलना। ब्राउजर का क्या काम है? तो ब्राउजर का काम होता है इंटरनेट पर वेबसाइट खोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सा वैक्यूम था? में जो किस कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब लगाया गया था? ऑप्शन नंबर ए ENIAC, ऑप्शन नंबर बी यूनिवैक एंड ऑप्शन नंबर सी IBM एंड ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ENIAC। पूछा गया है कि कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग हुआ था, वो किस कंप्यूटर में हुआ था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ENIAC। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है
कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां होती हैं? जो कंप्यूटर है आखिर उसकी कितनी पीढ़ियां होती हैं? 3 होती हैं, 4 होती हैं, 5 होती हैं या 6 होती हैं? तो कंप्यूटर की टोटल 5 पीढ़ियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। पहली पीढ़ी में पूछा जाता है कि कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में किस तकनीक का उपयोग किया गया था? तो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। तीसरी पीढ़ी में आईसी चिप का प्रयोग किया गया था जो सिलिकॉन की बनी होती है। एंड चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया था। एंड पांचवी पीढ़ी में एआई का प्रयोग किया गया था, मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है सीपीयू की सबसे छोटी इकाई क्या है? जो सीपीयू है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए बिट, ऑप्शन नंबर बी बाइट, ऑप्शन नंबर सी वर्ड एंड ऑप्शन नंबर डी है निबल। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिट। सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? आपकी बिट। एक बिट में 0,1 होते हैं, 0,1। और यदि आपसे पूछे कि एक निबल में कितने बिट होते हैं? एक निबल बराबर कितने बिट? तो 4 बिट बराबर एक निबल होता है। यदि आपसे पूछे कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो एक बाइट बराबर 8 बिट होते हैं। यहाँ ये बात आपको याद रखनी है कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो 8 बिट होते हैं। और एक निबल में कितने बिट होते हैं? तो 4 बिट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आखिर उसका मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए डेटा प्रोसेसिंग, ऑप्शन नंबर बी कंप्यूटर हार्डवेयर को नियंत्रित करना, ऑप्शन नंबर सी यूजर इंटरफेस करना एंड ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इस कार्य होता है उसको डेटा की प्रोसेसिंग करना, कंप्यूटर हार्डवेयर को नियंत्रित करना और यूजर इंटरफेस प्रदान करना। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है कंप्यूटर की मेमोरी को क्या कहते हैं? जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है उनको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए रैम, ऑप्शन नंबर बी हार्ड डिस्क एंड ऑप्शन नंबर डी है रोम एंड ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी में सभी। कंप्यूटर की मेमोरी को क्या कहते हैं? कंप्यूटर की मेमोरी को रैम भी कहा जाता है, हार्ड डिस्क भी कहा जाता है एंड रोम भी कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है कंप्यूटर में टाइपिंग गति मापने का यंत्र क्या कहलाता है? जैसे आप कंप्यूटर पर टाइपिंग करते हैं तो वो किसके जरिए नापी जाती है? ऑप्शन नंबर ए वर्ड प्रोसेसर के जरिए, ऑप्शन नंबर बी टाइपिंग स्पीड मीटर, ऑप्शन सी है की स्ट्रोक काउंटर एंड ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द एबव। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी की स्ट्रोक काउंटर। कंप्यूटर में टाइपिंग की गति मापने का यंत्र क्या कहलाता है? कंप्यूटर में टाइपिंग की गति मापने का यंत्र कहलाता है आपका की स्ट्रोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो प्रतीक दिखते हैं वो क्या कहलाते हैं? जो कंप्यूटर की स्क्रीन पर प्रतीक दिखते हैं आखिर वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए आइकन, ऑप्शन नंबर बी लिंक, ऑप्शन नंबर सी मेन्यू एंड ऑप्शन नंबर डी है विंडो। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आइकन। कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो प्रतीक दिखते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो आइकन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है कंप्यूटर के सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो कंप्यूटर के सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। कंप्यूटर के सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है किसे ब्राउजर कहा जाता है? मीन जो ब्राउजर है आखिर किसको ब्राउजर कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए गूगल को ब्राउजर कहा जाता है, एमएस वर्ड को ब्राउजर कहा जाता है, मौजिला फायरफॉक्स को ब्राउजर कहा जाता है या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ब्राउजर कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पूछा गया है कि किसे ब्राउजर कहा जाता है? तो मौजिला फायरफॉक्स हो गया, जैसे आपका गूगल क्रोम हो गया, ये ब्राउजर होते हैं। यदि सिर्फ गूगल है तो गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है ना कि ब्राउजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस क्या है? जो लिब्रे ऑफिस है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए एक ब्राउजर, ऑप्शन नंबर बी है एक पैड सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर सी
एक मुक्त सॉफ्टवेयर, एंड ऑप्शन नंबर डी है एक ग्राफिक्स डिजाइन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक मुक्त ऑफिस सॉफ्टवेयर। लिब्रे ऑफिस क्या है? तो लिब्रे ऑफिस एक मुक्त सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। 27 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस का निर्माता कौन है, मीन्स लिब्रे ऑफिस को किस कंपनी द्वारा निर्माण किया गया है? ऑप्शन नंबर ए माइक्रोसॉफ्ट, ऑरेकल, द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन एंड गूगल। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन। लिब्रे ऑफिस के निर्माता कौन है? तो द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। 28 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस का कौन सा सॉफ्टवेयर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए है? जैसे आप सिर्फ लेटर लिखना चाहते हैं और एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं, मीन्स टेक्स्ट लिखना चाहते हैं सीधे सीधे कहने का, तो आपको किसका प्रयोग करना होगा? ऑप्शन नंबर ए लिब्रे ऑफिस कैल्क का, ऑप्शन नंबर बी लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का, ऑप्शन नंबर सी लिब्रे ऑफिस राइटर का, एंड ऑप्शन नंबर डी है लिब्रे ऑफिस ड्रा का। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लिब्रे ऑफिस राइटर का। लिब्रे ऑफिस का कौन सा सॉफ्टवेयर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए होता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर। यदि आपसे पूछे डेटा एंट्री का काम करना है तो आप किसमें करेंगे? तो आप वो काम करेंगे कैल्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। 29 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है आखिर उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, ऑप्शन बी स्प्रेडशीट बनाने के लिए, ऑप्शन सी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, एंड ऑप्शन नंबर डी है चित्र बनाने के लिए। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्प्रेडशीट बनाने के लिए। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है स्प्रेडशीट को बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का उपयोग पहले पूछा था, कैल्क का उपयोग, राइटर का उपयोग, फिर कैल्क का उपयोग एंड इम्प्रेस का उपयोग, इन सब के बारे में थोड़ा बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए कि इनका उपयोग आखिर किसके लिए किया जाता है। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए ग्राफ बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी स्प्रेडशीट बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर सी है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, एंड ऑप्शन नंबर डी है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का उपयोग किया जाता है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। कैल्क का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो कैल्क का उपयोग स्प्रेडशीट बनाने के लिए किया जाता है। एंड राइटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो राइटर का उपयोग किया जाता है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। यहाँ पर आपको तीनों चीज समझ में आ गई होंगी, राइटर, कैल्क और इम्प्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। 31 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर का कौन सा फॉर्मेट उपयोग होता है? मतलब पूछा गया है जो एक्सटेंशन नेम होता है लिब्रे ऑफिस राइटर का क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए डॉट DOC, ऑप्शन नंबर बी डॉट XLS, ऑप्शन सी है डॉट ODT, एंड ऑप्शन नंबर डी है डॉट PPT। लिब्रे ऑफिस राइटर का कौन सा फॉर्मेट उपयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा डॉट ODT। ODT की फुल फॉर्म होती है ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। आपसे ODT की फुल फॉर्म पूछ सकता है, या जैसे अभी पूछा गया है कि राइटर का एक्सटेंशन नेम क्या है, ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है। तो राइटर का एक्सटेंशन नेम होता है डॉट ODT। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। 32 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क का प्रमुख कार्य क्या है? जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है आखिर उसका प्रमुख कार्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए डेटा का विश्लेषण, ऑप्शन नंबर बी स्प्रेडशीट में गणना करना, ऑप्शन नंबर सी है ग्राफ बनाना, एंड ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क का मुख्य कार्य क्या होता है? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क का मुख्य कार्य होता है कि एक डेटा का विश्लेषण करना, स्प्रेडशीट में गणना करना और ग्राफ बनाना, ये सभी लिब्रे ऑफिस कैल्क के कार्य होते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। 33 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस ड्रा का क्या कार्य है? जो लिब्रे ऑफिस ड्रा है आखिर उसका क्या कार्य है? ऑप्शन नंबर ए दस्तावेज बनाना, ऑप्शन नंबर बी स्प्रेडशीट तैयार करना, ऑप्शन सी चित्र और आरेख बनाना, एंड ऑप्शन नंबर डी है वेब पेज डिजाइन करना। यहाँ पर आपको सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चित्र और आरेख बनाना। लिब्रे ऑफिस ड्रा का क्या कार्य होता है? तो लिब्रे ऑफिस ड्रा का कार्य होता है चित्र और आरेख बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस का उपयोग क्या है? जो लिब्रे ऑफिस बेस है आखिर इसका
क्या उपयोग है? ऑप्शन नंबर ए डेटाबेस बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर सी स्प्रेडशीट तैयार करने के लिए, एंड ऑप्शन नंबर डी है टेस्ट दस्तावेज बनाने के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि टेस्ट दस्तावेज आपका किसमें बनेगा? राइटर में बनेगा, स्प्रेडशीट कैल्क में बनेगी, प्रेजेंटेशन इंप्रेस में बनेगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन बच रहा है यहाँ पर? आपका ऑप्शन बच रहा है ए ऑप्शन। आप ऑप्शन एलिमेंट भी कर सकते हैं, जैसे आपको सही आंसर भी नहीं पता लेकिन आपको जो 3 ऑप्शन है उनके बारे में पता है तो आप यहाँ सही आंसर भी लगा सकते हैं। तो आपका ऑप्शन है ये सही होगा। लिब्रे ऑफिस बेस का क्या उपयोग है? तो लिब्रे ऑफिस बेस का उपयोग होता है डेटाबेस बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस का ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट क्या है? जो लिब्रे ऑफिस का ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट क्या है? ऑप्शन नंबर ए एक इमेज फॉर्मेट, ऑप्शन नंबर बी एक टेबल फॉर्मेट, ऑप्शन नंबर सी एक खुला दस्तावेज फॉर्मेट, एंड ऑप्शन नंबर डी है एक साउंड फॉर्मेट। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एक खुला दस्तावेज फॉर्मेट। ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट क्या है? तो एक खुला दस्तावेज फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस में दस्तावेज के फॉन्ट को बढ़ाने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है? मीन्स आप फॉन्ट का आकार बढ़ाना चाहते हैं तो आपको किस शॉर्टकट की का प्रयोग करना होगा? ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल आई। कंट्रोल आई से क्या होता है? कंट्रोल आई से इटैलिक होता है। कंट्रोल बी से बोल्ड होता है, मतलब अक्षर हल्के मोटे हो जाते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी से होता है सुपर स्क्रिप्ट। आप किसी भी, जैसे कि आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है और जो 2 ऊपर होता है घात के रूप में, इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। ये 2 संख्या लिखी हुई है, इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। तो आपका कौन सा ऑप्शन बचा? यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बचा। लिब्रे ऑफिस में दस्तावेज का फॉन्ट आकार बढ़ाने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है या किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में पृष्ठ का ओरिएंटेशन कैसे बदलें? जो पृष्ठ का ओरिएंटेशन है आखिर उसको कैसे बदला जाता है? ऑप्शन नंबर ए फाइल मेन्यू के अंदर सेव एज पर क्लिक करके, ऑप्शन नंबर बी फॉर्मेट मेन्यू के अंदर जाकर पेज पर क्लिक करके, ऑप्शन सी है टूल्स मेन्यू के अंदर जाकर ऑप्शन पर क्लिक करके, एंड ऑप्शन नंबर डी है एडिट मेन्यू में जाकर पेज लेआउट पर क्लिक करके। पूछा गया है कि आप ओरिएंटेशन को कैसे बदल सकते हैं? तो ओरिएंटेशन के बदलने के लिए आप सबसे पहले फॉर्मेट मेन्यू पर जाकर आप पेज पर क्लिक करेंगे। कितने प्रकार के होते हैं ओरिएंटेशन? 2 प्रकार के, एक पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। पोर्ट्रेट साइज क्या होता है? जो ये वाला साइज होता है, जो होता है पेज का पोर्ट्रेट साइज। यदि आपसे पूछे लैंडस्केप क्या कहलाता है तो लैंडस्केप आपका ये वाला साइज कहलाता है। जिसकी ऊंचाई या देखे वो पोर्ट्रेट और जिसकी चौड़ाई या देखे वो लैंडस्केप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सम फॉर्मूले का क्या उपयोग है? जो सम फॉर्मूला होता है आखिर उसका क्या उपयोग होता है? गुणा करने के लिए, जोड़ने के लिए, घटाने के लिए या विभाजन के लिए? तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा सम फॉर्मूला। वैसे आप सभी लोग जानते हैं कि सम फॉर्मूले का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सम फॉर्मूले का उपयोग जोड़ने के लिए किया जाता है। यदि आपसे पूछे गुणा करने के लिए कौन से फॉर्मूले का उपयोग किया जाता है? तो गुणा करने के लिए इक्वल प्रोडक्ट, PRODUCT गुणा करने के लिए, प्रोडक्ट जोड़ने के लिए सम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो को कैसे प्रस्तुत किया जाता है? जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो को कैसे प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है F5 बटन दबाकर, ऑप्शन नंबर बी फाइल में जाकर न्यू पर क्लिक करके, ऑप्शन सी इंसर्ट मेन्यू में जाकर स्लाइड में क्लिक करके, एंड व्यू मेन्यू में जाकर स्लाइड शो करके। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए F5 बटन दबाकर। पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो को कैसे प्रस्तुत किया जाता है? तो स्लाइड शो को प्रस्तुत करने के लिए F5 बटन जैसे आप प्रेस करते हैं तो जितनी भी आपने स्लाइड बनाई होंगी वो आपकी रन होना स्टार्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस के कौन से संस्करणों में से फ्री डाउनलोड किया जा सकता है? मीन्स जो लिब्रे ऑफिस है उसको डाउनलोड किया जा सकता है वो भी फ्री में। ऑप्शन नंबर ए केवल भुगतान वाले संस्करण, केवल डेमो संस्करण, सभी संस्करणों में, या किसी संस्करण में नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सभी संस्करण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस के कौन से फाइल फॉर्मेट खोले जा सकते हैं? जो लिब्रे ऑफिस के द्वारा कौन से फाइल फॉर्मेट खोले जा सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए
डॉट DOC XLS PPT, ऑप्शन बी है डॉट ODT ODS ODP एंड ऑप्शन सी है डॉट DOCX डॉट XLSX एंड डॉट PPTX एंड ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। पूछा गया है लिब्रे ऑफिस के द्वारा कौन से फाइल फॉर्मेट खोले जा सकते हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ये सभी फॉर्मेट खोले जा सकते हैं। लेकिन आपसे पूछे कि लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, मीन्स फाइल फॉर्मेट नेम क्या होता है, तो राइटर का होता है डॉट ODT, कैल्क का डॉट ODS और इम्प्रेस का डॉट ODP। यदि आपसे पूछे वर्तमान में MS वर्ड का होता है डॉट DOCX, एक्सेल का XLSX एंड पावर पॉइंट का डॉट PPTX। जो 2007 के पहले वाले हैं उनके लिए एक्सटेंशन नेम था डॉट DOC XLS एंड PPT, मीन्स जो 2007 वाले हैं उनके लिए नया एक्सटेंशन आया है डॉट DOCX, उसमें ऐड हो गया है। तो पूछा गया था लिब्रे ऑफिस के द्वारा कौन से फाइल फॉर्मेट खोले जा सकते हैं, ये सभी फाइल फॉर्मेट खोले जा सकते हैं। तो आपको इनके एक्सटेंशन नाम भी याद करके रखना है, क्योंकि मैंने आपको बता दिए हैं एक्सटेंशन नेम भी आपके पेपर में पूछ जाते हैं कि कैल्क का क्या होता है, इम्प्रेस का क्या होता है, वर्ड का क्या होता है और एक्सेल का क्या होता है, ये कभी कभी आपसे पूछ लेता है। तो आपको एक्सटेंशन नेम को याद करना है कि किसका क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में वर्ड डॉक्यूमेंट कैसे जोड़ा जाता है। जो वर्ड डॉक्यूमेंट है आखिर उसको कैसे जोड़ा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है इंसर्ट मेन्यू के अंदर इमेज पर क्लिक करके। ऑप्शन नंबर बी है इंसर्ट मेन्यू पे क्लिक करके ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके। ऑप्शन सी है फाइल मेन्यू पे क्लिक करके ओपन पे क्लिक करेंगे एंड ऑप्शन नंबर डी है एडिट मेन्यू पे क्लिक करके पेस्ट क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंसर्ट मेन्यू पे क्लिक करके ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस में ट्रैक चेंज का क्या उपयोग है। जो ट्रैक चेंज होता है आखिर इसका उपयोग क्या होता है लिब्रे ऑफिस में। ऑप्शन नंबर ए दस्तावेज की स्थिति बदलने के लिए। ऑप्शन नंबर बी संशोधन और टिप्पणियों को ट्रैक करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी चित्र बदलने के लिए एंड ऑप्शन नंबर डी है दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संशोधन और टिप्पणियों को ट्रैक करने के लिए ट्रैक चेंज का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, एक सेकंड 43 दो बार है, चलो कोई ना। लिब्रे ऑफिस बेस क्या एक प्रकार का एप्लीकेशन है। जो लिब्रे ऑफिस बेस है वो किस प्रकार का एक एप्लीकेशन है। ऑप्शन नंबर ए डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली। ऑप्शन नंबर बी स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। ऑप्शन नंबर सी चित्र बनाने के लिए या ऑप्शन नंबर डी प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन बनाने के लिए। तो लिब्रे ऑफिस बेस क्या है, ऐसे अभी बताया था आपको, प्रेजेंटेशन के लिए इम्प्रेस, चित्र बनाने के लिए ड्रा एंड स्प्रेडशीट के लिए कैल्क हो गया। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। लिब्रे ऑफिस बेस किस प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो ये आप मिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है तो डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस में विभिन्न शॉर्टकट कुंजी का क्या उपयोग है। जो शॉर्टकट कुंजी होती हैं आखिर इसका उपयोग करने से क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए कार्यों को जल्दी करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी डॉक्यूमेंट में फॉर्मेट बदलने के लिए एंड ऑप्शन नंबर सी है चित्र जोड़ने के लिए एंड ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कार्यों को जल्दी करने के लिए। जो शॉर्टकट की प्रयोग किया जाता है उसका काम होता है कार्यों को जल्दी करने के लिए। जैसे आप किसी टेक्स्ट को बोल्ड और अंडरलाइन करना चाहते हैं तो आप वहां पे ऑप्शन देखेंगे आपका कहां पर ऑप्शन है बोल्ड का और अंडरलाइन का, लेकिन आप Ctrl+B और Ctrl+U करेंगे जैसे ही तो बोल्ड और अंडरलाइन दोनों बहुत ही कम समय में हो जाएंगे। तो शॉर्टकट की उपयोग होता है कार्यों को जल्दी करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक ही सेल में कई लाइनों को कैसे लिखा जा सकता है। जो कैल्क में एक ही सेल में कई लाइनों को कैसे लिखा जा सकता है, मतलब कहने का उसका ये मतलब है कि ये आपकी एक सेल है, आपने पहले इस सेल में कुछ भी लिखा, ये इस प्रकार लिख चुका है और आप चाहते हैं इसी सेल में कई लाइन लिखना अगली सेल में न जाए, तो आपको किस शॉर्टकट की का प्रयोग करना होगा। ऑप्शन नंबर ए Alt+Enter, ऑप्शन नंबर बी Ctrl+Enter, ऑप्शन नंबर सी Shift+Enter एंड ऑप्शन नंबर डी है मिस ओनली टैब बटन। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए Alt+Enter। पूछा गया है
एक ही सेल में कई लाइनों को लिखने के लिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक ही सेल में कई लाइनों को लिखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो आल्ट प्लस एंटर का बटन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर के लिए, मीन्स लिब्रे ऑफिस राइटर में कोई दस्तावेज संरक्षित करने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग होता है। सुरक्षित करने के लिए, मीन्स संरक्षित करने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए, फाइल के मेन्यू के अंदर प्रोटेक्ट करेंगे, फाइल मेन्यू के अंदर सेव करेंगे, या फाइल मेन्यू के अंदर उसको एक्सपोर्ट कर देंगे, या फाइल मेन्यू के अंदर जाकर उसको में पासवर्ड लगा देंगे। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फाइल मेन्यू के अंदर जाकर उसको सेव कर देंगे। मीन्स संरक्षित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, आप चाहते हैं जैसे आपने कुछ डॉक्यूमेंट लिखा या आपने कोई लेटर लिखा और आप चाहते हैं उसको सेव करना, मीन्स आपको सेव कर देंगे जिससे आप दोबारा उसको खोलना चाहें तो आप उसको आसानी से खोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया है, जैसे मैंने अभी अभी एग्जाम्पल दिया था, बोल्ड करने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो बोल्ड करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस बी। अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस यू। एंड इटैलिक करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस आई। एंड सेव करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एस। बोल्ड करने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस बी, अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस यू, इटैलिक करने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस आई, एंड सेव करने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में ग्राफिक्स को कैसे सम्मिलित किया जाता है। मीन्स आप राइटर में ग्राफिक्स को शामिल करना चाहते हैं तो आप उसको कैसे करेंगे। ऑप्शन नंबर ए, इंसर्ट मेन्यू के अंदर जाकर ग्राफिक्स। ऑप्शन नंबर बी, टूल्स मेन्यू के अंदर ग्राफिक्स। एंड व्यू मेन्यू के अंदर ग्राफिक्स। एंड ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ एबव, मीन्स इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंसर्ट मेन्यू के अंदर जाकर आप ग्राफिक्स पर क्लिक करेंगे। पूछा गया था कि आप राइटर में ग्राफिक्स को कैसे सम्मिलित कर सकते हैं, तो इंसर्ट मेन्यू के अंदर जाकर ग्राफिक्स पर क्लिक करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस में फाइल को पीडीएफ के रूप में कैसे सेव किया जा सकता है। जो आप फाइल को पीडीएफ के रूप में सेव करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे। ऑप्शन नंबर ए, फाइल मेन्यू के अंदर जाकर सेव एज पर क्लिक करके एंड पीडीएफ पर क्लिक करेंगे। ऑप्शन नंबर बी है, फाइल मेन्यू के अंदर जाकर एक्सपोर्ट एज विकल्प पीडीएफ पर क्लिक करेंगे। ऑप्शन नंबर सी है, फाइल पीडीएफ सेव पर क्लिक करेंगे। एंड ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ एबव, मींस इनमें से कोई नहीं। आपको फाइल को पीडीएफ के रूप में सेव करना है तो फाइल को पीडीएफ के रूप में कैसे सेव करेंगे। आप फाइल मेन्यू के अंदर जाएंगे तो आपको वहां पर एक विकल्प मिलेगा एक्सपोर्ट एज पीडीएफ, और उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी वो फाइल है राइटर की, कैल्की इंप्रेस की, वो फाइल पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया है इंटरनेट क्या है। ऑप्शन नंबर ए, एक नेटवर्क है, एक सॉफ्टवेयर है, एक ब्राउजर है, या एक हार्डवेयर है। तो इंटरनेट क्या है, इंटरनेट एक नेटवर्क सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर आपके आधे क्वेश्चन पूरे होते हैं, मीन्स आपके यहाँ पर 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं और 50 क्वेश्चन और बचे हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी लिंक दे दी हैं, तो आप उन सभी लिंक की मदद से सारे वीडियो देख सकते हैं। और आपकी मैराथन 2 तारीख को आने वाली है, उसको देखना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा गया है टीसीपी आईपी का पूरा नाम क्या है। जो टीसीपी आईपी है आखिर उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो टीसीपी आईपी की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। आपको फुल फॉर्म विथ मीनिंग की याद करके जानी है कि फुल फॉर्म आने की पूरी संभावना है। टीसीपी आईपी का पूरा नाम क्या होता है, तो टीसीपी आईपी का पूरा नाम होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन TRANSMISSION ट्रांसमिशन, CONTROL कंट्रोल, PROTOCOL प्रोटोकॉल, एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो आपको मीनिंग विथ मीनिंग याद करके जानी है क्योंकि फुल फॉर्म पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा गया है www का पूरा नाम क्या है। जो www है आखिर इसका पूरा नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड वेब वाइड। ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन सी, वर्ल्ड वायर वेब। एंड ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द एबव। आप ऐसे फुल फॉर्म में कंफ्यूजन हो सकते हैं, जैसे आपको पूरी कंफर्म फुल फॉर्म याद नहीं है तो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं। जैसे आपको वर्ड तो सब में है तो ये आपको कॉमन हो गया। अब आपके यहाँ पे फंसेंगे आप या तो वाइड वेब या वाइड
वेब वाइड वाइड वेब, तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होता है, www का आविष्कार मिस फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, वर्ल्ड वाइड वेब। www का आविष्कार किसने किया था, तो www का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। 53 में पूछा गया है HTML का पूरा नाम क्या है, तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। HTML का पूरा नाम क्या होता है, तो HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 54। 54 में पूछा गया है कि www का आविष्कार कौन थे या www का आविष्कार किसने किया था, तो यहाँ पर मैंने अभी अभी आपको बताया था कि www का आविष्कार किसने किया था, टिम बर्नर्स-ली, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब एंड आविष्कार किसने किया था, तो टिम बर्नर्स-ली द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 55। 55 में पूछा गया है इंटरनेट सर्वर पर वेबसाइट की पहचान किससे होती है, जो इंटरनेट सर्वर पर वेबसाइट की पहचान किससे होती है, ऑप्शन नंबर ए है यूआरएल के माध्यम से, ऑप्शन नंबर बी डीएनएस, ऑप्शन नंबर सी आईपी एड्रेस एंड ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द एबव मिस इनमें से सभी, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम एंड आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। वेबसाइट को इन सभी के जरिए पहचाना जा सकता है, इसलिए आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। 56 में पूछा गया है आईपी एड्रेस का मतलब क्या है, जो आईपी एड्रेस है आखिर उसका क्या मतलब होता है, तो आईपी एड्रेस का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। आईपी एड्रेस का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, आपका ए ऑप्शन सही होगा। आईपी का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 57। 57 में पूछा गया है गूगल के मालिक कौन है, जो गूगल है आखिर इसके मालिक कौन है, ऑप्शन नंबर ए जेफ्स बॉब, ऑप्शन नंबर बी टिम कॉक, ऑप्शन सी लैरी पेज एंड सर्जी ब्रिन एंड ऑप्शन नंबर डी है मार्क जुकरबर्ग, तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लैरी पेज एंड सर्गे ब्रिन। गूगल के मालिक कौन है, तो गूगल के मालिक लैरी पेज, आपको एक ऑप्शन भी दे सकता है, सिर्फ लैरी पेज का भी नाम दे सकता है, तो आप दोनों नाम याद रखने हैं लैरी पेज एंड सर्गे ब्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 58। 58 में पूछा गया है बिना इंटरनेट के माध्यम को क्या कहते हैं, बिना इंटरनेट के नेटवर्क को बिना इंटरनेट के नेटवर्क को क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए लैन, ऑप्शन नंबर बी वैन, ऑप्शन नंबर सी है पैन या ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द एबव मिस इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लैन। बिना इंटरनेट के नेटवर्क को क्या कहते हैं, तो बिना इंटरनेट के नेटवर्क को लैन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 59। 59 में पूछा गया है ईमेल का पूरा नाम क्या है, जो ईमेल है आखिर ईमेल का पूरा नाम क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए अनचेंज्ड मेल, ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉनिक मैसेज एंड ऑप्शन नंबर डी है एक्सटर्नल मेल। तो ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 60। 60 में पूछा गया है इंटरनेट पर HTTP का पूरा नाम क्या होता है, HTTP का पूरा मतलब क्या होता है, ये तो कहेंगे सर आपका इसका आंसर आपने दिखाई दिया है, तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये ऑप्शन आपका सही होगा। HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा गया है RTI का पूरा नाम क्या होता है, तो RTI का फुल फॉर्म होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, RTI का फुल फॉर्म होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये ऑप्शन आपका सही होगा। RTI का फुल फॉर्म राइट टू इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा गया है दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेट ब्राउजर कौन सा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेट ब्राउजर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए सफारी, ऑप्शन नंबर बी गूगल क्रोम, ऑप्शन नंबर सी फायरफॉक्स एंड ऑप्शन नंबर डी है माइक्रोसॉफ्ट एज, तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गूगल क्रोम। दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेट ब्राउजर कौन सा है, तो दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेट ब्राउजर है आपका गूगल क्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 63। 63 में पूछा गया है वाईफाई क्या है, जो WIFI क्या है, तो वाईफाई की फुल फॉर्म होती है
वायरलेस फिडेलिटी। ये क्या है? एक ब्राउजर है, एक नेटवर्किंग प्रोटोकॉल है, एक वायरलेस नेटवर्क तकनीक है, या एक वेबसाइट है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। एक वायरलेस नेटवर्क तकनीक है। वाईफाई क्या है? तो वाईफाई एक वायरलेस नेटवर्क तकनीक है। वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा गया है फेसबुक का आविष्कार कौन है? जो फेसबुक के आविष्कारक हैं वो कौन है? ऑप्शन नंबर ए बिल गेट्स, ऑप्शन नंबर बी लैरी पेज, ऑप्शन नंबर सी मार्क जुकरबर्ग, एंड ऑप्शन नंबर डी है स्टीव जॉब्स। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मार्क जुकरबर्ग। फेसबुक के आविष्कारक कौन है? तो फेसबुक के आविष्कारक हैं मार्क जुकरबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा गया है इंटरनेट की गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? जो इंटरनेट की गति को मापता है वो यंत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए लेटेंसी, ऑप्शन नंबर बी बैंडविड्थ, ऑप्शन सी स्पीडोमीटर, एंड ऑप्शन नंबर डी है राउटर। कंप्यूटर की गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर की गति को मापने वाला यंत्र आपका कहलाता है बैंडविड्थ। ऑप्शन नंबर बी सही होगा बैंडविड्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा गया है एक वेबसाइट का पता किसके द्वारा पहचाना जाता है? जो एक वेबसाइट का आपको पता पहचानना है वो आप किसके द्वारा पहचान सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए यूआरएल की फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ईमेल के जरिए, आईपी एड्रेस के जरिए, या बोथ ए एंड सी, यूआरएल और आईपी एड्रेस दोनों के जरिए। तो आपका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी ए एंड सी। आप किसी वेबसाइट का पता को कैसे पहचान सकते हैं? तो यूआरएल के माध्यम से पहचान सकते हैं और आईपी एड्रेस के माध्यम से भी पहचान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा गया है ऑनलाइन शॉपिंग के लिए प्रसिद्ध वेबसाइट कौन सी है? जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं तो आप सबसे प्रसिद्ध वेबसाइट कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए फ्लिपकार्ट, ऑप्शन नंबर बी अमेजॉन, ऑप्शन नंबर सी स्नैपडील, एंड ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दी एबव। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी एबव। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए सबसे प्रसिद्ध वेबसाइट कौन सी है? ये सभी हैं फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और स्नैपडील। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा गया है बिना इंटरनेट के वॉइस कॉलिंग करने की तकनीक क्या कहलाती है? जो बिना इंटरनेट के वॉइस कॉलिंग की तकनीक क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए BOIP, ऑप्शन नंबर बी VPN, ऑप्शन नंबर सी SMS, एंड ऑप्शन नंबर डी है ब्लूटूथ। तो पूछा गया है आपको वॉइस कॉलिंग के लिए पूछा गया है वो तकनीक क्या कहलाती है? तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए BOIP। पूछा गया था बिना इंटरनेट के वॉइस कॉलिंग करने की तकनीक क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है BOIP। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया है WWW की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1980, ऑप्शन नंबर बी 1990, ऑप्शन नंबर सी 2000, एंड ऑप्शन नंबर डी है 2010। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1990। WWW की शुरुआत कब हुई? सन 1990। किसने की? टिम बर्नर्स-ली ने। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा गया है ब्लॉग। जो ब्लॉग होता है वो क्या है? ब्लॉग एक वेबसाइट है, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, एक व्यक्तिगत डायरी है, या नन ऑफ द एबव, मींस इनमें से कोई नहीं। तो ब्लॉग क्या होते हैं? ब्लॉग एक प्रकार के एक व्यक्तिगत डायरी होती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ब्लॉग क्या है? तो ब्लॉग एक व्यक्तिगत डायरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा गया है इंटरनेट पर वायरस से सुरक्षा के लिए क्या उपयोग किया जाता है? मींस आप इंटरनेट पर वायरस से सुरक्षा के लिए किसका उपयोग करेंगे? ऑप्शन नंबर ए फायरवॉल, ऑप्शन नंबर बी एंटीवायरस, ऑप्शन नंबर सी फायरवॉल और एंटीवायरस दोनों, एंड ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी। मींस इंटरनेट पर वायरस की सुरक्षा के लिए क्या उपयोग होता है? फायरवॉल एंड एंटीवायरस, ये दोनों का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा गया है VPN का पूरा नाम क्या है? जो VPN होता है VPN की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ऑप्शन नंबर बी वर्चुअल पब्लिक नेटवर्क, ऑप्शन सी वॉइस प्राइवेट नेटवर्क, एंड ऑप्शन नंबर डी है वीडियो प्राइवेट नेटवर्क। तो VPN की फुल फॉर्म होती है वर्चुअल प्राइवेट
नेटवर्क, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। वीपीएन की फुल फॉर्म वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। 73 में पूछा गया है क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या है। जो क्लाउड कंप्यूटिंग होता है आखिर उसका क्या मतलब होता है। ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेट पर डेटा संग्रहण। ऑप्शन नंबर बी, एक प्रकार का ऑनलाइन गेम। ऑप्शन सी, डेटा स्टोर करने का तरीका। एंड ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द एबव, मींस इनमें से कोई नहीं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या होता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब होता है इंटरनेट पर डेटा संग्रहण। जो क्लाउड कंप्यूटिंग होता है उसका मतलब होता है कि इंटरनेट पर डेटा का संग्रहण करना। जैसे कि आप इंस्टाग्राम चलाते होंगे, फेसबुक चलाते होंगे, तो जैसे आप अपने मोबाइल से लॉग आउट कर देते हैं और किसी की मोबाइल में भी अपनी आईडी को लॉगिन करते हैं मोबाइल नंबर से और अपने पासवर्ड से, तो क्या होता है आपका जो डेटा है फेसबुक का डेटा है वो सभी क्लाउड कंप्यूटिंग मींस इंटरनेट पर सेव है और आप जिसके मोबाइल में भी लॉगिन करेंगे तो आपका सारा डेटा उसके मोबाइल में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। 74 में पूछा गया है इंटरनेट की किसी वेबसाइट को खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। मीन्स आप किसी की वेबसाइट को खोजना चाहते हैं तो आपको किसका प्रयोग करना होगा। ऑप्शन नंबर ए, ब्राउजर। ऑप्शन नंबर बी, सर्च इंजन। ऑप्शन नंबर सी, यूआरएल। एंड ऑप्शन नंबर डी है सभी का। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर्च इंजन। इंटरनेट पर किसी वेबसाइट को खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो सर्च इंजन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। 75 पूछा गया है इंटरनेट से जोड़ने के लिए क्या डिवाइस की आवश्यकता होती है। मीन्स आपको इंटरनेट से जोड़ना है तो आपको कौन सी डिवाइस की आवश्यकता हो सकती है। कंप्यूटर की, स्मार्टफोन की, मॉडेम की या इन सभी की। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, इन सभी की। आपको इंटरनेट से जोड़ना है, आप कंप्यूटर से भी माध्यम से जोड़ सकते हैं, स्मार्टफोन में भी इंटरनेट माध्यम से जोड़ सकते हैं और मॉडेम। आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इंटरनेट से जोड़ने के लिए किस डिवाइस की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले आपके पास कंप्यूटर मोबाइल होना चाहिए, उसके बाद ही आप इंटरनेट पर जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। 76 पूछा गया है ई कॉमर्स क्या है। जो ई कॉमर्स है आखिर क्या है। ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेट से जुड़ी एक प्रणाली। ऑप्शन नंबर बी, ऑनलाइन व्यापार। ऑप्शन नंबर सी, सिर्फ ऑनलाइन बैंकिंग। एंड ऑप्शन नंबर डी है किसी उत्पाद का भंडारण। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑनलाइन व्यापार। ई कॉमर्स क्या है। तो ई कॉमर्स एक ऑनलाइन व्यापार है। ई कॉमर्स ऑनलाइन व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। 77 में पूछा गया है ई कॉमर्स का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो ई कॉमर्स है आखिर उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए, व्यापार को आसान बनाना। ऑप्शन बी, खरीदारी को इंटरनेट के माध्यम से करना। ऑप्शन सी है ऑनलाइन भुगतान करना। एंड ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो ई कॉमर्स का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ई कॉमर्स का मुख्य उद्देश्य होता है व्यापार को आसान बनाना। आप घर बैठे शॉपिंग कर सकते हैं। खरीदारी को इंटरनेट के माध्यम से करना, आप इंटरनेट के माध्यम से खरीदारी करते हैं। ऑनलाइन भुगतान करना, आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। 78 में पूछा गया है ई कॉमर्स की किस श्रेणियों में वस्तुओं की बिक्री होती है। जो वस्तुओं की बिक्री होती है वो किस श्रेणी में होती है। ऑप्शन ए, बी टू बी। बी टू बी का फुल फॉर्म होता है बिजनेस टू बिजनेस। ऑप्शन नंबर बी है बी टू सी, बिजनेस टू कंज्यूमर। ऑप्शन नंबर सी है सी टू सी, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। एंड ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन में पूछा गया था ई कॉमर्स की किस श्रेणी में वस्तुओं की बिक्री होती है। तो बी टू बी, बी टू सी एंड सी टू सी, इन सभी श्रेणियों में वस्तुओं की बिक्री होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। 79 में पूछा गया है ई कॉमर्स की सबसे लोकप्रिय वेबसाइट कौन सी है। जो ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स की सबसे लोकप्रिय वेबसाइट कौन सी है। तो ई कॉमर्स की सबसे लोकप्रिय वेबसाइट है आपकी अमेजोन। जो फ्लिपकार्ट भारत की है। और पूछा गया है ई कॉमर्स की सबसे लोकप्रिय मीन सबसे ज्यादा पसंद करने वाली वेबसाइट कौन सी है, अमेजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा गया है ई कॉमर्स और पेमेंट गेटवे का क्या कार्य है। जो ई कॉमर्स और पेमेंट गेटवे का क्या कार्य है। ऑप्शन नंबर ए, उत्पादों की सूची बनाना। ऑप्शन नंबर बी, ऑनलाइन भुगतान को सुरक्षित बनाना। ऑप्शन सी, वेबसाइट को डिजाइन करना। एंड ऑप्शन नंबर डी है किसी व्यापारी के संपर्क में आना। ई कॉमर्स में पेमेंट गेटवे का क्या कार्य है। तो ई कॉमर्स में पेमेंट गेटवे का कार्य होता है ऑनलाइन भुगतान को सुरक्षित बनाना। जो आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं उसको सुरक्षित बनाना पेमेंट गेटवे का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। 81 में पूछा गया है
B2B का मतलब क्या है? जो B2B का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए बिजनेस टू बायर, ऑप्शन नंबर बी बिजनेस टू बैंक, ऑप्शन नंबर सी बिजनेस टू बिजनेस एंड ऑप्शन नंबर डी है वायर टू वायर। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा B2B का फुल फॉर्म होता है, B2B का फुल फॉर्म होता है बिजनेस टू बिजनेस। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, B2B का फुल फॉर्म बिजनेस टू बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा गया है ई कॉमर्स में C2C का मतलब क्या है? जो C2C का फुल फॉर्म पूछा गया है कि C2C का फुल फॉर्म क्या होता है? तो C2C का फुल फॉर्म होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। C2C का फुल फॉर्म कंज्यूमर टू कंज्यूमर। B2B का मतलब बिजनेस टू बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा गया है ई कॉमर्स के अंतर्गत कौन सा भुगतान तरीका शामिल नहीं है? भाई जैसे आपने कुछ भी ऑनलाइन शॉपिंग की और आप किसके जरिए उसका भुगतान नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर ए क्रेडिट कार्ड कर सकते हैं, नेट बैंकिंग मीन्स ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी है चेक, आप चेक के माध्यम से उसका भुगतान नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन डी है कैश ऑन डिलीवरी, आप कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हैं। में जैसे कि आपने कुछ भी सामान मंगाया और आपके पास वो सामान लेके व्यक्ति आया पार्सल वाला, और यदि आप उसको चेक देंगे तो वो चेक नहीं लेगा, या तो आप उसको ऑनलाइन पेमेंट कीजिए या उसको कैश पेमेंट कीजिए, लेकिन वो आपकी चेक नहीं लेगा। यही पूछा गया था ई कॉमर्स के अंतर्गत कौन सा भुगतान तरीका शामिल नहीं है? तो चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। 84 में पूछा गया है ई कॉमर्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी क्या है? ऑप्शन नंबर ए HTML, ऑप्शन नंबर बी इंटरनेट, ऑप्शन नंबर सी एप्लीकेशन एंड ऑप्शन नंबर डी है इन सभी का संयोजन। क्वेश्चन में पूछा गया है ई कॉमर्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, इन सभी का संयोजन। ऑप्शन नंबर डी इन सभी का संयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। 85 में पूछा गया है ई कॉमर्स की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? जो ई कॉमर्स है आखिर उसकी सबसे बड़ी चुनौती क्या है? ऑप्शन नंबर ए ग्राहक सेवा, ऑप्शन नंबर बी सुरक्षित ऑनलाइन भुगतान, ऑप्शन नंबर सी है वेबसाइट डिजाइन करना एंड ऑप्शन नंबर डी है लॉजिस्ट प्रबंधन। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सुरक्षित ऑनलाइन भुगतान। पूछा गया था ई कॉमर्स की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो सबसे बड़ी चुनौती होती है सुरक्षित ऑनलाइन भुगतान। जो आप ऑनलाइन भुगतान करते हैं वो आपका सुरक्षित होना चाहिए। मीन्स आपने प्रोडक्ट मंगाया, यदि आया है तो उसका भुगतान मीन्स कर चुके हैं तो वो सही है। यदि आपका जो आपने प्रोडक्ट मंगाया है वो नहीं आया है तो उसका आपको रिफंड आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। 86 से पूछा गया है ईमेल का पूरा नाम क्या है? तो ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का पूरा नाम होता है ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। 87 में पूछा गया है ईमेल भेजने के लिए किस प्रकार के सर्वर का उपयोग किया जाता है? मीन्स आप ईमेल को भेजने जाते हैं तो आपको किस प्रकार के सर्वर का उपयोग करना होगा? ऑप्शन नंबर ए है FTP सर्वर, जिसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्वर। ऑप्शन नंबर बी SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्वर एंड ऑप्शन नंबर सी है HTTP सर्वर एंड ऑप्शन नंबर डी है POP3 सर्वर। क्वेश्चन में पूछा गया था कि ईमेल भेजने के लिए किस प्रकार के सर्वर का उपयोग होता है? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी SMTP सर्वर। SMTP का फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। 88 में पूछा गया है ईमेल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, ईमेल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के बीच संपर्क स्थापित करता है, आखिर वो क्या कहलाता है? जैसे आपने किसी को ईमेल भेजा और जिसने उसको ईमेल को प्राप्त किया, उसका वो बीच का जो संपर्क स्थापित करता है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए सब्जेक्ट, ऑप्शन नंबर बी सेंडर, ऑप्शन नंबर सी एड्रेस एंड ऑप्शन नंबर डी है ईमेल आईडी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ईमेल आईडी। क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे क्योंकि जो आपके पास पर्याप्त समय वहां पर मिलने वाला है, टोटल आपको 90 मिनट मिलेंगे और उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको 100 क्वेश्चन में से 100 पूरे करके आने हैं। बन रहा है तो सही है, नहीं बन रहा है तो आपको उसको लगा कर आना है, छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि आपकी वहां पर कोई माइनस मार्किंग नहीं होने वाली है, इसलिए आपको पूरे 100 में 100 अटेम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। 89 में पूछा गया है ईमेल भेजने के बाद यदि प्राप्तकर्ता उसका उत्तर देता है तो क्या होता है? जैसे कि आपने किसी को ईमेल भेजा और उसने उसका उत्तर दिया तो वो क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए रिप्लाई, ऑप्शन नंबर बी फॉरवर्ड, ऑप्शन नंबर सी BCC एंड ऑप्शन नंबर सी है CCC एंड ऑप्शन नंबर डी है BCC। ईमेल भेजने के बाद
यदि कोई प्राप्तकर्ता उसका उत्तर देता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं रिप्लाई। फॉरवर्ड मतलब होता है दूसरे को भेजना। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। आपसे जो पूछा जाता है कि ईमेल में सीसी का मतलब क्या होता है, तो ईमेल में सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। और यदि आपसे पूछे कि ईमेल में बीसीसी का क्या कार्य होता है, तो बीसीसी का कार्य होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा गया है कि सीसी का मतलब क्या होता है ईमेल में। ईमेल में सीसी का क्या मतलब होता है, सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। यहाँ पर आपको याद रखना है सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91 में पूछा गया है ईमेल के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, जो फादर ऑफ ईमेल के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल गेट्स को, ऑप्शन नंबर बी स्टीव जॉब्स, ऑप्शन नंबर सी है रॉबर्ट ए थॉमसन एंड ऑप्शन नंबर डी है रे टॉमलिंसन। पूछा गया है ईमेल के पिता के रूप में किसको जाना जाता है, तो ईमेल के पिता के रूप में जाना जाता है रे टॉमलिंसन को। आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, फादर ऑफ ईमेल रे टॉमलिंसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनने खोज कब की थी, तो सन 1971 में रे टॉमलिंसन द्वारा ईमेल की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92 में पूछा गया है ई गवर्नेंस क्या, जो ई गवर्नेंस है आखिर वो क्या है। ऑप्शन नंबर ए सरकारी कार्यों को डिजिटल माध्यम से करना, ऑप्शन बी है सरकारी कार्यों का वितरण, ऑप्शन नंबर सी है सरकारी डेटा को सुरक्षित रखना एंड ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। ई गवर्नेंस का मुख्य कार्य क्या होता है, तो ई गवर्नेंस क्या है, तो ई गवर्नेंस होता है कि सभी सरकारी कार्यों को डिजिटल माध्यम से करना। जो ई गवर्नेंस में होता है सभी सरकारी कार्यों को डिजिटल माध्यम से करना ई गवर्नेंस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 में पूछा गया है ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो ई गवर्नेंस है आखिर उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए पारदर्शिता बढ़ाना, ऑप्शन बी है सेवाओं का गुणवत्ता में सुधार, ऑप्शन नंबर सी है सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाना एंड ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य होता है इन सभी को करना, मतलब पारदर्शिता को बढ़ाना, सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार एंड सरकारी प्रक्रियाओं को सरल सरल बनाना ई गवर्नेंस का मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 में पूछा गया है ई गवर्नेंस के तहत कौन सा कार्य किया जाता है। जो ई गवर्नेंस के तहत कौन सा कार्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए नागरिकों के लिए ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध कराना, ऑप्शन बी है प्रशासनिक कार्यों को ऑनलाइन करना, ऑप्शन नंबर सी है सरकारी नीतियों को डिजिटल प्रचार। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ई गवर्नेंस के तहत कौन सा कार्य किया जाता है, तो ई गवर्नेंस के तहत ये सभी कार्य किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94 में पूछा गया है भारत में ई गवर्नेंस पहल किसके द्वारा शुरू की गई। जो भारत में ई गवर्नेंस पहल किसके द्वारा शुरू की गई। ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा, ऑप्शन बी भारत सरकार द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा एंड ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा। तो यहाँ आप पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। भारत में ई गवर्नेंस की पहल किसके द्वारा शुरू की गई, तो भारत में ई गवर्नेंस की पहल इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 में पूछा गया है ई गवर्नेंस के अंतर्गत कौन सी प्रणाली सबसे महत्वपूर्ण है। जो ई गवर्नेंस के तहत कौन सी प्रणाली है वो सबसे महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर ए डिजिटलीकरण, ऑप्शन बी सूचना साझा करना, ऑप्शन सी नागरिक सेवा सुधार एंड ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। पूछा गया था ई गवर्नेंस के अंतर्गत कौन सी प्रणाली महत्वपूर्ण होती है, तो डिजिटलीकरण, सूचना साझा करना और नागरिक सेवा सुधार ये सभी जरूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 में पूछा गया है माई गवर्नमेंट ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। जो माई गवर्नमेंट ऐप है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर ए भारत सरकार द्वारा, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र सरकार द्वारा, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली सरकार द्वारा एंड ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द एबव, मींस इनमें से कोई नहीं। माई गवर्नमेंट ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, ये ऐप लॉन्च किया गया था भारत सरकार के द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 में पूछा गया है ई गवर्नेंस की
प्रमुख विशेषता क्या है? जो ई गवर्नेंस है आखिर उसकी प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन नंबर ए समय की बचत, ऑप्शन नंबर बी सरकारी सेवाओं का आसान पहुंच, ऑप्शन नंबर सी है लागत में कमी एंड ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। ई गवर्नेंस की प्रमुख विशेषता क्या है? तो ई गवर्नेंस की प्रमुख विशेषता होती है कि आपका समय भी बचना चाहिए, सरकारी सेवाओं में आसान पहुंच होनी चाहिए और लागत में कमी भी होनी चाहिए। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ई गवर्नेंस की प्रमुख सुविधाएं ये सभी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। 98 में पूछा गया है ई गवर्नेंस में सबसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा क्या है? कौन सा है? ई गवर्नेंस में सबसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इंटरनेट कनेक्टिविटी, ऑप्शन नंबर बी साइबर सुरक्षा, ऑप्शन नंबर सी ऑनलाइन सेवाएं एंड ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, इंटरनेट कनेक्टिविटी। ई गवर्नेंस में सबसे महत्वपूर्ण डिजिटल बुनियादी ढांचा कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इंटरनेट कनेक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। 99 में पूछा गया है डिजिटल इंडिया का क्या है? जो डिजिटल इंडिया का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए डिजिटल सेवाओं का विस्तार, सरकारी कार्यों में सुधार, डिजिटल सुरक्षा को बढ़ावा देना एंड ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। पूछा गया है जो डिजिटल इंडिया है आखिर उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो डिजिटल इंडिया का मुख्य उद्देश्य है डिजिटल कार्यों का विस्तार करना, सरकारी कार्यों में सुधार और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। यह आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 में पूछा गया है ई डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को क्या कहते हैं? यो मतलब उसका उद्देश्य है ई डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर ए है राज्य सरकार के डेटा को संरक्षित करना, ऑप्शन नंबर बी है नागरिकों को डिग्री प्रमाण पत्र देना, ऑप्शन नंबर सी है नागरिकों के लिए सरकारी सेवाएं प्रदान करना एंड ऑप्शन नंबर डी है सरकारी विभागों का निर्माण। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, नागरिकों के लिए सरकारी सेवाएं प्रदान करना ये ई डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन खत्म होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे कि नेक्स्ट आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।